लखनऊ की गुंजा गुप्ता एक ऐसा नाम जो इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि इस नाम की वजह से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, जिसने सैकड़ों धर्मांतरण करवाए, लव जिहाद का एक ऐसा जाल फैलाया जिसकी वजह से सैकड़ों लड़कियां उसकी जद में आ गईं। और मथुरा में लगातार लव जिहाद पर काम कर रहे हेमंत शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे कि आज जो खुलासा हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से ये ट्रैप यानी कि जाल शुरू किया जाता है, क्या कुछ तरीके होते हैं इनके कि लोग धर्मांतरण की तरफ लड़कियां स्वतः ही चली जाती हैं। जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पत्रकार महोदय जी कि इस समय अगर करंट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए मैं ये मानता हूँ कि जब ये खबर बाहर आई कि जलालुद्दीन जहांगीर बाबा जो एक ऐसा वेल ट्रेंड, इसको आतंकवादी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण के एक सबसे बड़े रैकेट में 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होना और कई ऐसे परिवारों को धर्मांतरण कर देना, ये कहीं ना कहीं में इसके लिए काबिल तारीफ़ है। अमिताभ यश जी जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एटीएस चीफ भी हैं, एटीएस ने इतनी बेहतरीन कार्रवाई की कि इतना बड़ा रैकेट ये पकड़ में आया और एक ऐसे आतंकवादी यानी जो हमारे बीच में, हमारे आपके और अपने समाज के बीच में रहकर वो हमारे ही धर्म को और हमारे ही लोगों को खोखला करना, ये कहीं ना कहीं ये सोचने वाला विचार है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, पूरे विश्व की नज़र उत्तर प्रदेश पर रहती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है हमारी कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अब भी हम सजग नहीं हो पा रहे हैं। शुरुआत कैसे की जाती है, क्योंकि आपने इस मामले में लगातार यहाँ पर कई ऐसे मामलों का खुलासा किया है, आपने कई युवतियों को बाहर भी निकाला है इन जालों से। शुरुआत कैसे की जाती है, क्या कुछ तरीके होते हैं, कैसे लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद का अगर जहाँ तक एक ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो हमारे संगठन के द्वारा मैं विभिन्न कई संगठनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कई संगठनों के साथ मैं इस गतिविधि को मैं काम में कर रहा हूँ। तो हमें पिछले 5 साल का जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो डाटा हमारे पास है, तो उसमें हमने ये देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ नया ही इसमें इम्प्लीमेंट होके आता है। और रही बात कि हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको किस तरीके से ये जो लव जिहादी हैं या जो इनके जो रैकेट करता है या ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करता है, किस तरह एक ट्रिपिंग तैयार करता है, तो इन लोगों की सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग रहती है, क्योंकि आज का जो समय है वो कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं वो 16, 17, 18, 20 साल की रहती हैं। आप मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपने सबसे बड़ा लव जिहाद के 3-4 कारण ये है कि ये लोग सबसे पहले अपने उस मज़हब को छुपाते हैं, वो ये जिस मज़हब से आते हैं उस मज़हब के अंदर में ये लोग क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरे विश्व के अंदर में सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो इतना भावुक हृदय से जुड़ा हुआ धर्म है कि इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पहचान छुपा के आ जाए तो पता ही ना चले, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोग कलावा पहनते हैं, ये लोग टीका लगाते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं ये मानिए कि इस तरीके से एक डमी हिंदू बन के जाते हैं। और रही बात फंडिंग, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को पीछे से बैकअप दिया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। मेरे पास कई ऐसे तथ्य हैं, मैं कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके जहां मैंने देखा जहां के इनके जो बड़े बड़े लॉन्च पैड होते हैं, जहां पे इनके जो अवैध मदरसे जो होते हैं, उन मदरसों में उन लड़कों को ट्रेन किया जाता है। आप कहीं दूर मत जाइए, आप अपने गृह नगर की बात करें, मथुरा के अंदर में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आए दिन इन लड़कों को ट्रेन किया जाता है और आए दिन हम इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कई बहनों को हम निकाल के लाएँ, कई ऐसे हमने इनके रैकेट, जैसे कि केरला स्टोरी आई थी कि भाई कैसे कैसे लड़कियां इसमें सब इन्वॉल्व हैं। आजकल एक मुस्लिम जो युक्ति होती है वो हिंदू युक्ति से कैसे अपनी दोस्ती करती है, दोस्ती के नाते वो कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे स्तर से काम करते हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म से नज़दीकियाँ बनती है, नज़दीकियाँ बनने के बाद ये इनको विश्वास करते हैं और सबसे बड़ी बात है ये हमारे ही धर्म से हमें काटते हैं। ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं हमारे धर्म पर कि आपके धर्म में ये है, आपके धर्म में वो है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बहकती हैं। ब्लैकमेलिंग का खेल कहाँ से शुरू होता है? 1 से 2, 2 से 3, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, ये क्रम कैसे शुरू होता है? देखिए, ब्लैकमेलिंग बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने पत्रकार महोदय जी कि जो हमने लव जिहाद के जो केसेस किए उनमें हमने जिन बहनों की काउंसलिंग की या जिनकी हमने डिटेलिंग की, तो हमें डिटेलिंग में ये पता चला कि जैसे कि कैफ़े, मैं आपको बता दूं मथुरा के अंदर में हमने एक प्रोग्राम चालू किया था कैफ़े जिहाद। क्यों किया था? क्योंकि कैफ़े एक ऐसी सबसे बड़ा एक संगठित जगह बन चुकी थी कि जहाँ पे बहन बेटियाँ
हिंदू बहन बेटियां जो है इन लड़कों के साथ जाती हैं, वहाँ पे बैठती हैं, फिर उन कैफ़ोस के अंदर में इनके कुछ ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं जिनको कैप्चर किया जाता है। और जहाँ तक अगर बड़ी बात की जाए तो अभी न्यूज़ के साथ भी हमने कई बार पुलिस प्रशासन को लेकर हमने रेड भी डाली थी, लाइव भी हमने दिखाया था कि किस तरह से कैफ़े के अंदर में हिंदू बहन बेटियों को ये जो जिहादी हैं वो किस तरीके से टारगेट करते हैं, फिर इनकी फ़ोटोज़ इनकी वीडियो बनती हैं, फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है। और हमारी हिंदू बहन बेटियाँ क्या करती हैं, घर पर बताती नहीं है कि हम इस तरह की गर्द में फंस चुके हैं। जब ये फंसती चली जाती है फिर धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश नहीं कहूँगा, इनको फिर ना शर्ते इनको करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो सामने से जो लोग आते हैं वो अपना टारगेट सेट करके आते हैं कि साहब हमें ये करना है, वो करके ही जाना है। धर्मांतरण कहाँ से शुरू होता है? अभी आपने ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया, ब्लैकमेलिंग करना शुरू होता है। धर्मांतरण का खेल, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल इसमें सामने निकल के आया है वो धर्मांतरण का ही आया है। देखिए, धर्मांतरण बिल्कुल सही सवाल किया है। हमारे यहाँ धर्मांतरण, खासकर आपने एक चीज़ नोट की होगी, पूरे विश्व के अंदर में केवल भारत में ही क्यों धर्मांतरण है? कन्वर्टेड की इतनी बड़ी बीमारी है, जड़ें हमारे यहाँ क्यों है? क्यों? क्योंकि भारत इकलौता एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ आस्था आदि अनंत काल से है, जिसका इतिहास अगर देवी देवताओं की बात करें या ठाकुर जी की बात करें तो लोग यहाँ के इतने सहनशील। अगर मैं खुद देखता हूँ कि अगर कोई आदमी हारी है, बीमारी है, या पढ़े लिखे लोग हो या अनपढ़ लोग हो या फिर बिल्कुल कम पढ़ा लिखा हो, अगर कोई ये व्यक्ति कह देगा कि साहब आप फलानी पीर पे आप जाइए और अगर आपको तकलीफ़ है, अगर वो 6 महीने से दवा खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो उस पीर पे जाएगा, वहाँ मत्था टेकेगा, उसको लगा कि मेरे उस पीर पे जाने से मेरी दुख तकलीफ़ें दूर हो गई। तो धीरे धीरे ये चीज़ें क्या 1 to 1 होती हैं। और ख़ासकर हमारे भारत के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी रैकेट करता हैं, इन रैकेट करता को ये पता है कि भारत में जितनी भी जो जनरल कास्ट हैं, जनरल कास्ट इतनी जल्दी इस चीज़ में मॉलेस्ट में नहीं आती हैं। हो सकता है कि मेरी चीज़ें लोग ये कहें कि अब ये जातिगत चीज़ों पे बात कर रहा है, मगर मैं ऑथेंटिक डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हमने पिछला जो काम किया था, हमारी जो रिपोर्टें बनी थी, उस रिपोर्ट के अंदाजित में हम लोग 76% ऐसे मामले निकले थे, 76% ऐसा डाटा हमारे पास है कि जिसमें केवल और केवल ओबीसी, एससी, एसटी, ये 3 जो रैंक है हमारी कम्युनिटी की, इन्हीं की ही बच्चियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा विश्वास पैदा होता है अपने धर्म को छोड़कर दूसरी जगह मॉलेस्ट होने के लिए। ऐसे में जैसा कि अखबारों में पढ़ा है, सूचनाओं में आ रहा है कि जो रेट तय किए गए थे, यानी कि जब दलित लड़कियां हैं, जो शोषित बच्चे हैं, उनका जो रेट था लगभग 10 लाख रुपए का पर बच्ची का। और ऐसे ही लगभग जो सामान्य वर्ग से आती हैं, चाहे हिंदू हों या वैश्य वर्ण में आती हैं, उनकी कीमत 16 लाख रुपए लगी गई थी। तो किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है? क्या कुछ टारगेट तरीके रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है कि लोग ये कहते हैं ना कि जैसे कि क्या नाम है, ये जितने भी धर्मांतरण वाले हैं या लब जिहादी या इस तरह के जितने भी ये आतंकवादी, मैं आतंकवादी साफ इसलिए कहूँगा क्योंकि जो आदमी धर्म को ना मानता हो, जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो, जो समाज के विरुद्ध काम करता हो, वो आतंकवादी है हमारे लिए। 15 लाख 16 लाख आदमी को बताएंगे कि भाई 15 लाख रुपए पर हेड एक लड़की को मिलता है, आदमी कहता है अरे नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहा है। ये हकीकत है। क्यों? ये 15 लाख और 16 लाख उन बच्चियों के लिए होते हैं कि जो बच्चियां वेल सेट होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, जो घर में कमाती हैं, धमाती हैं, या फिर वो अपने घर की इकलौती होती हैं, ऐसी लड़कियों को ये टारगेट सेट किया जाता है, उनको अपने जाल में लेके आया जाता है। फिर जैसे धीरे धीरे जब वो लड़कियां इनके रैकेट में आती हैं, फिर धीरे धीरे इनके जब संपर्क में आती हैं, फिर इन लोगों को धीरे धीरे फिर इनको ब्लैकमेलिंग से लेकर, इनको फिर मेंटली हैरेसमेंट से लेकर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात और बता दूं कि जितना भी भारत के अंदर की बात है, जितने भी ये धर्मांतरण है या जितनी भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या जो जितना भी ये लब जिहादी हैं, यहाँ से हमारी 13 साल से लेकर और तकरीबन 38 साल तक के बीच की जो आयु की जो हमारी बहनें और महिलाएं हैं, आज की तारीख में भी भारत से बाहर इनको इंपोर्ट किया जाता है, इनको वहाँ पे बेचा जाता है। कई ऐसी कंट्रियाँ हैं कि जहाँ पे इनको ख़रीदा जाता है, इनका बाज़ार लगता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ मैं आपको। आईएसआईएस जो है, आईएसआईएस एक इतना बड़ा संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है कि जो केवल और केवल भारत की उन महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के खिलाफ में काम करता है। अगर कोई बहन बेटी अगर फंसती है इन लोगों के चक्कर में, ये छोटे स्तर से काम होता है। जैसे कि ये झेंगुर बाबा है, ये झेंगुर बाबा एक एसेट है। एसेट का मतलब है ये एक छोटा सा प्यादा है। ये इसके सरगना जो हैं वो खाड़ी देशों में बैठे हुए हैं। इनको तो टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 महीने में आपको 100 लड़कियां भेजनी है। फिर उन धीरे धीरे उन लड़कियों को यहाँ से उठा के अफगानिस्तान और ये जो अपना जितनी भी इस्लामिक कंट्रियों की बॉर्डर है जहाँ पे आतंकवादी गतिविधि हैं, वहाँ पे इनको डाल दिया जाता है। इसी के ऊपर एक हमारे भारत के अंदर में एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था द डिप्लोमेट। उस डिप्लोमेट चैनल के अंदर में ये चीज़ें दिखाई दी क्योंकि वो हकीकत कहानी थी। वो बम्बई की एक लड़की थी जो संपर्क में आई थी, शादी की थी, शादी करने के बाद उसको आईएसआईएस में भेजा गया। वहाँ पे क्या ज़िंदगी थी उसको दिखाई, क्योंकि वहाँ नीलामी लगती है, बाज़ार लगता है कि आप इनको खरीदिए और अपने घर में आपको जैसा चाहिए वैसे आप इनके साथ सलूक कर सकते हैं।
मथुरा में अभी हाल ही में लगभग एक माह पूर्व एक केस आया था इमरान खान के ऑटो चालक का। जी बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस मामले का खुलासा भी कई तमाम जो हिंदू युवा थे उन लोगों ने ही किया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से वो पकड़ में आया था। तो क्या कैसे ये जो लड़कियां हैं वो फंस जाती हैं इन जालों में, और साथ के साथ में जो टारगेट था 50 करने का, उसका हमेशा जो वीडियो आता था ये लिखा होता था कि अभी 50 करने हैं, केवल 23 हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस ऐसे सोच के बारे में, इस मकसद के बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 20-25 दिन पहले इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान, ये तीनों टीमों का एक जॉइंट एडवेंचर था। इस एडवेंचर के तहत जो इमरान भरतपुर गेट का रहने वाला कि जो 50 लड़कियों को टारगेट करना था कि भाई मैंने अभी तक 22 लड़कियाँ की, मेरी जितनी उम्र नहीं है। अब आप ये सोचने वाला सवाल देखिए कि अगर आप उसकी पूरी हिस्ट्री अगर चेक करेंगे, उसने जिन लड़कियों को या जिन महिलाओं को अपने संपर्क में लिया उसमें शादीशुदा महिलाएँ भी थी। मगर कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि वो क्या इनको डरा के धमका के नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मेन जो पेशा था वो ऑटो चलाता था। वो उस ऑटो की आड़ में वो इनके संपर्क में आता था। ये लोग पूरे ट्रेंड होते हैं। आजकल का मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बड़ा ताकत है, इनको वहाँ से ये ट्रेन किया जाता है, इनको सामग्री दी जाती है कि आप ऐसे सेट करें। और कहीं ना कहीं मैं तो माननीय मथुरा के कप्तान साहब से और माननीय डीएम साहब से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि इमरान की पूरी हिस्ट्री निकाली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान को भी फंडिंग हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये काम बिना पैसों के नहीं होते हैं। ये आपको भी पता है कि आज अगर हम किसी महिला मित्र के लिए अगर किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अगर लेके आएंगे तो आज ये चीज़ 10-20 रुपए की नहीं आती है, हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। तो आज जो ये 15-16 लाख रुपए का जैसे आपने बताया कि एक युक्ति के लिए, एक लड़कियों के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सेटअप होता है कि भाई आपको इतना बजट मिलेगा, इस बजट में आपको उस व्यक्ति को लेके आना है। तो जो मथुरा का जो इमरान है उसका भी वही काम है, वो उस चैनल से काम कर रहा है। चाहे आज झांगुर बाबा को पकड़ा है कि भाई धर्मांतरण, ये सारी चीज़ें एक सिस्टर कंसल्टिंग है, ये सारे एक सेगमेंट हैं कि आपको अलग अलग सेगमेंट दिया, आप सेगमेंट में काम करिए। ये मानना है कि इसकी जड़ें, जो झांगुर बाबा की जड़ें हैं, वो मथुरा तक हो सकती हैं? देखिए, अब इस बात को मैं एक आधिकारिक तौर पे नहीं कह सकता हूँ कि मथुरा से जुड़ी, मगर जहाँ तक मेरे पास जो मैं घूमता हूँ, क्योंकि मैं भारत के कई विभिन्न ज़िलों में घूम चुका हूँ, मैं कई राज्यों में जाके काम कर चुका हूँ, जिसमें मुख्यतः से हरियाणा का मेवात है, अपना साउथ में आप चले जाएं, आप अगर बंगाल की बात करें, बंगाल, मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर में अगर मुस्लिम अगर सिटीज़ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारे 10 ऐसे जनपद आते हैं जिसमें मोर देन 50%, 55% से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं। आज बलरामपुर, आज ये मुद्दा बलरामपुर का, आप बलरामपुर की अगर ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे पत्रकार महोदय जी, तो बलरामपुर जो है वो 3 राज्यों को कवर करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड आज की तारीख में भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसा राज्य है, उस राज्य के अंदर में कई ऐसे गांव हैं कि जहां पे परिवारों को पैसे की सख्त ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इस तरह की सोर्सेज नहीं है कि वो अपनी जीविकाएं जी सके। तो वो परिवार के जो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके बच्चे बड़े होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, वो उनको शहर की तरफ भेजते हैं। फिर जब ऐसे लोग इसमें आते हैं, और रही बात इमरान की जड़ें मथुरा से, तो कोई इसमें जड़ तो नहीं कहूँगा, मगर झांगुर बाबा जैसे कई लोग हैं जो इमरान जैसे लोगों को तैयार करते हैं, और इमरान जैसे लोग केवल उनका आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि इन लोगों को इतना पता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। योगी सरकार इस मामले में थोड़ी सी सख्त है, और योगी सरकार ने जैसे ही ये सब जानकारी हुई, शिकंजा कसा एसटीएफ के द्वारा, और तत्काल ही झांगुर बाबा के घर तक को ढहाने का काम कर दिया। देखिए, अगर बात अगर ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, माननीय योगी जी की सरकार है, बिल्कुल मैं सही कहूँगा कि जब से हमारे माननीय आदि योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश के जब मुखिया बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं, या इन चीज़ों का जो वृद्धिवरण था वो कम हुआ है। मगर मेरा सवाल ये है कि ये जितने भी धर्मांतरण करने वाले हैं या जिस तरह के लव जिहादी हैं, मैं 5 साल से देख रहा हूँ, कोई एक ऐसा ठोस कदम या ठोस ऐसा कानून की अगर बात की जाए, या कोई एक अगर इनको सज़ा, आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी कि इनको ये सबक मिले। अगर मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, जैसे कि हम लोग गौ तस्करी के लिए काम करते हैं, गौ मांस के लिए काम करते हैं, गौ तस्करों के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना मालूम है कि गौ तस्करों के लिए अगर आप काम करेंगे तो पहले 358 में मुकदमा होता है। ठीक है, मुकदमा होने के बाद इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगती है, गुंडा एक्ट के बाद अगर एक आध और एफआईआर में अगर ये इन्वॉल्व होते हैं, तो पुलिस प्रशासन के अगर उच्च अधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी या अच्छे विवेचक जो होते हैं, वो फिर इनके ऊपर में गैंगस्टर की कार्रवाई करते हैं। गैंगस्टर के बाद फिर इनकी 1/14 की कार्रवाई होती है। तो इस तरह की एक पूरा सिनारियो है इनको जड़ से ख़त्म करने का। रही बात धर्मांतरण या लव जिहादियों के लिए, तो मथुरा के अंदर में एक विदेशी पकड़ा गया था, क्या हुआ? मुकदमा हुआ, नॉमिनल हुआ, आप जमानत पे बाहर आ जाइए। जिसको जो करना है वो करना ही है। मगर माननीय योगी जी से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सर कुछ एक ऐसा ठोस कदम उठाएं
जैसे कि आप अपराधियों के लिए आप एनकाउंटर की फैसिलिटीज़ आपने कर रखी है, चाहे अगर 5,000 रुपये का पर्स अगर किसी ने हमारे वृंदावन में श्रद्धालु का छीना है तो यहाँ पे 2 दिन बाद एनकाउंटर हो जाता है। 3 साल की एक मुस्लिम बच्ची के साथ उसी के ही समाज के लड़के ने एक ऐसी घटना को किया था कि उस समय मथुरा शर्मसार हुआ था। मैं उस घटना के अंदर में साथ था, मैं उस घटना में मैं पुलिस प्रशासन के साथ था। रात को 3 बजे जिला अस्पताल में उस बच्ची का मेडिकल कराया गया, सब कुछ कराया गया। उस समय कोतवाली के इंचार्ज रवि त्यागी जी की एक सुपरविजन के अंदर में 24 घंटे के सूक्ष्म टाइम के अंदर में उस अपराधी को एनकाउंटर में ढेर करने का कार्य किया गया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई अगर गतिविधि अगर इनके ऊपर का है, ठीक है आपने मकान ढहा दिया, कोई बात नहीं, आपने एक मकान ढहा दो। ये लोग इतने वेल सेटेड होते हैं पत्रकार महोदय जी कि जो आदमी नंबर 1, ये नंबर 1 का डाटा है 100 करोड़। अगर मैं बात कहूँ, ये 40 खातों में वो आदमी 40 मरतबा भारत से बाहर उन इस्लामिक कंट्रियों में जा चुका है। आप ये सोचिए कि कैसे पॉसिबल है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आज अगर भारत को अगर ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत की इस समय की अगर मूल की अगर बात की जाए, हमें बाहर के विरोधियों से या बाहर के दुश्मन से लड़ने की जरूरत है। हमें ज़रूरत है अपने अंदर की, हमें ज़रूरत है अपने उन हिंदू उन भाई बहनों की। आज हमारे समाज के अंदर में लोग हमारे जो पूर्वज हैं, जो योद्धा हैं, उन्हीं पर टीका टिप्पणी करने लगते। बताइए, अभी यूपी के अंदर में बताइए, एक व्यक्ति भागवत आचार्य था, ठीक है, क्या भागवत पढ़ना विशेषकर एक विशेष धर्म या विशेष बिरादरी को ही होता है? नहीं। अगर आप में ज्ञान है, अगर आप में बुद्धि है तो आप जाके समाज में कहीं, मगर एक उसकी शिखा को काटना ये कहाँ तक उचित है? तो कहीं ना कहीं हमारे अगर एक बात की जाए कि धर्मांतरण क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, मैं पिछले 5 साल से वो बढ़ रहा है। मैं आज आपके ही लाइव के आपके ही माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि धर्मांतरण की जड़ें इतनी बड़ी हो चुकी है, ये हाथी जैसा पैर हो चुका है। आप ये ना समझे कि चींटी का पैर है, हम चाहेंगे इसको नहीं, ये हाथी का पैर है। ये तो जो खबरें ऊपर आ गई, ठीक है, कार्रवाई हो गई, एवरीडे काम हो रहा है। आप बंगाल चले जाइए, आप ऐसी जगहों पे जाइए कि जहाँ पे एवरीडे हमारे हिंदू सनातनी परिवार को डिमोलाइज किया जा रहा है। रही बात, अभी योगी जी ने कहा कि साहब आप ताजियों की हाइट ऊंची नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है ना। तो आज इस चीज़ को क्या समझा जाए? तो कहीं ना कहीं मैं अपने सभी हिंदू भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा, मैं उन समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह जाके यार ऐसे मज़ारों पे, ठीक है, मैं किसी धर्म या किसी विशेषकर मैं किसी पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, मगर आप ये तो देखिए कि आप 6 महीने से बीमार हैं और आप मज़ार पे मत्था टेक आए, आपने कुछ दक्षिणा रख दी और आप ठीक हो गए, तो इसका मतलब ये कि जो 6 महीने से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था वो बेकार है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर में धर्मांतरण की सबसे बड़ी मूल वो एक बीमारी है। लोगों का बीमारी के जरिए लोगों का डिमोलाइज किया जाता है, ब्रेन पढ़ाई के नाम पे किया जाता है, सिलाई मशीन, महिलाओं, क्यों? क्योंकि सबको पता है अगर आपको भारत की संस्कृति को ख़त्म करना है, अगर आपको भारत की सिविलाइजेशन को ख़त्म करना है, तो केवल और केवल भारत की मुख्यता की जो चीज़ें हैं, गाय, माता और धर्म और भूमि, आप इनको टारगेट कीजिए। क्यों? आप गाय को टारगेट करेंगे, आस्था से खिलवाड़ होगा, इनकी आस्था डूबेगी, इनकी अंतरात्मा तक चोट जाएगी। आप हिंदू धर्म की महिलाएं, बहन बेटियों को आप टारगेट कीजिए, ये बौखलाएंगे, ये भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी बहन बेटियां हैं। हम करते कुछ नहीं हैं, हम आते हैं और चीज़ों को बस कि हाँ साहब हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, मगर कितना कटिबद्ध हैं हम? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। ऐसे बाबा बहुत हैं, नेक नहीं, बहुत हैं। हर जिले, हर जनपद, हर सिटी में ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार से कि केवल डिमोलाइजेशन या शिकंजा कसने से नहीं, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कानून लेके आएँ या ऐसी नज़र पैदा करें कि यहाँ से आगे आगे करने वाला अगर कोई विचार करे तो वो सपने में भी ख्याल ना लाए कि मैं धर्मांतरण के लिए काम करूँगा। बाकी हम तो लगे हैं, लगे रहेंगे इन चीज़ों के लिए, और बाकी पुलिस प्रशासन है इसमें आगे क्या करती है, एक बड़ा सवालिया निशान है। तो देखा दर्शकों, आज हमने बात की हेमंत शर्मा से, वो हेमंत शर्मा जो लगातार लव जिहाद के लिए और साथ के साथ में गौरक्षा के लिए मथुरा जनपद में काम कर रहे हैं। इनकी टीम है और टीम वर्क के साथ में बड़ी मेहनत से दिन और रात लगातार जुटे हुए हैं गौरक्षा करने के लिए, और साथ के साथ में जब कभी ऐसा मामला आता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई में सबसे आगे इनकी भूमिका रहती है। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा अभी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।